हेलो दोस्तों आइए बात करते हैं हाइपर कैलेमिया क्या होता है। दोस्तों जब भी हमारे ब्लड में पोटेशियम का अमाउंट ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, तो इस कंडीशन को हाइपर कैलेमिया कहते हैं। दोस्तों क्या होता है कि पोटेशियम ब्लड में एक नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। वो रेंज क्या होती है कि 3.6 से 5 मिलीमोल पर लीटर के बीच में पोटेशियम की मात्रा होनी चाहिए, 3.6 से 5 के बीच में। अगर 5 से ज़्यादा दोस्तों बढ़ जाता है पोटेशियम ब्लड में, तो फिर इस कंडीशन को हाइपर कैलेमिया कहते हैं दोस्तों। और ये कंडीशन के अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं दोस्तों, लाइफ थ्रेटनिंग भी कंडीशन ये हो सकती है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। दोस्तों हमें पोटेशियम मिलता कहाँ से है? हम जो कुछ भी खाते पीते हैं उससे हमें पोटेशियम नाम का मिनरल मिलता है। और दोस्तों पोटेशियम के बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। तो जब बॉडी दोस्तों पोटेशियम को यूज़ कर लेती है, फिर जो एक्स्ट्रा पोटेशियम ब्लड में बचता है, उस एक्स्ट्रा पोटेशियम को दोस्तों हमारी जो किडनीज़ हैं, मतलब जो हमारे गुर्दे हैं, वो उस एक्स्ट्रा पोटेशियम को फ़िल्टर करके यूरिन के रास्ते बाहर कर देते हैं। तो जब कभी दोस्तों इस पूरी प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि पोटेशियम अब ब्लड से बाहर नहीं निकल पा रहा है, ब्लड में ही इकट्ठा होता जा रहा है दोस्तों, तो फिर हाइपरकैलेमिया हो सकता है। और पोटेशियम की एक्सेस होने की वजह से, पोटेशियम की अधिकता होने की वजह से दोस्तों बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि जो हाइपरकैलेमिया है, इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, मतलब किन किन कारणों से ब्लड में पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। साथ साथ दोस्तों किस तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं, लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, कैसे पता लग सकता है कि हाइपरकैलेमिया हो तो नहीं रहा है। और दोस्तों ये भी बात करेंगे कि डॉक्टर्स इसकी डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं। साथ साथ दोस्तों इसके मैनेजमेंट में, मतलब इसके ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उस सारी की सारी बातें दोस्तों कवर करेंगे। दोस्तों जो भी लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर कुछ किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, मतलब क्रोनिक किडनी डिसीज़ है, या किडनीज ठीक से काम नहीं कर रही हैं, या दोस्तों सपोज़ डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, या कुछ दोस्तों हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, या कि कुछ ऐसी कंडीशन है पेन वेन वाली, जिसकी वजह से दोस्तों पेन किलर्स बहुत ज़्यादा लेने पड़ते हैं, इन सभी तरह के दोस्तों पेशेंट्स में हाइपरकैलेमिया होने के चांसेस नॉर्मल लोगों से ज़्यादा होते हैं। मतलब चांसेस इन लोगों में ज़्यादा हैं कि पोटेशियम ब्लड में ज़्यादा इकट्ठा हो सकता है। आप सब लोगों के लिए दोस्तों ज़्यादा ज़रूरी है कि ये वाला वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको समझ में आ सके कि अगर पोटेशियम ज़्यादा है तो इसका पता कैसे लग सकता है, ये चीज़ किस कारण से डेवलप हो रही है शायद आपकी बॉडी में, और इसका दोस्तों इलाज किस तरह से किया जा सकता है। दोस्तों मैं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अलॉर ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है दोस्तों, और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारी प्रैक्टिस की है। दोस्तों हम जल्दी से पोटेशियम के फंक्शंस की बात भी शॉर्ट में कर लेते हैं कि पोटेशियम के बॉडी में क्या क्या रोल होते हैं। तो दोस्तों पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो हमारी नर्व्स हैं, मतलब जो हमारी नसें हैं, वो एक दूसरे को सिग्नल ठीक से दे पाएँ। दोस्तों जो हमारी नर्व्स हैं उनका सेंटर ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में होता है, ये हम जानते हैं। तो दोस्तों नर्व सेल्स जब एक दूसरे को सिग्नल देती हैं, उसकी तभी बॉडी हमारी ठीक से काम कर पाती है। तो दोस्तों पोटेशियम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी नर्व्स ठीक से सिग्नल दे पाएँ सेल्स को कि अब उन्हें क्या करना है, क्योंकि अगर सेल्स को सिग्नल ठीक से नहीं मिलता है तो फिर सेल्स को ठीक से नहीं पता लगता कि अब उन्हें किस तरह से रिएक्ट करना है। फिर दोस्तों बॉडी के अंदर एक केओस की सिचुएशन, मतलब बॉडी के अंदर एक कन्फ्यूजन की सिचुएशन पैदा हो जाती है, और बॉडी ठीक से अपना काम नहीं कर पाती, बॉडी का बैलेंस खराब हो जाता है दोस्तों, अलग अलग तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि नर्व सेल्स का आपस में कम्युनिकेशन होता है, पोटेशियम इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ साथ दोस्तों जो मसल्स हैं हमारी बॉडी की, मसल्स के अंदर जो सेल्स होती हैं, पोटेशियम हेल्प करता है कि वो मसल्स ठीक से संकुचन कर पाएँ, मतलब ठीक से कॉन्ट्रैक्ट कर पाएँ। तो पोटेशियम का दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया है यहाँ पे कि जो हमारे हार्ट की मसल्स भी हैं वो भी ठीक से कॉन्ट्रैक्ट कर पाएँ, मतलब जो हमारा हार्ट है दोस्तों वो ठीक से पंप कर पाए, इसके लिए पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ दोस्तों हमारे हार्ट की जो पंपिंग है वो एक रिदम में होती है, मतलब पंपिंग का एक पैटर्न होता है, पंपिंग एक लय में होती है, ये नहीं कि पंपिंग कैसे भी हो रही है। तो वो जो रिदम है हार्ट की पंपिंग की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटेन होना। अगर उस रिदम में प्रॉब्लम आती है दोस्तों तो वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। पोटेशियम इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे हार्ट की पंपिंग की रिदम है वो रिदम मेंटेन रहे थ्रू आउट, मतलब लाइफ लॉन्ग। तो अगर पोटेशियम की मात्रा कभी ज़्यादा हो रही है दोस्तों, तो वो जो रिदम है वो रिदम ख़राब हो सकती है, जिसकी वजह से हार्ट की पंपिंग अफेक्ट हो सकती है। और आपको पता है कि हार्ट की पंपिंग बहुत ज़रूरी है हमारे जीवित रहने के लिए। दोस्तों पोटेशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स को लाने में। तो न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसफ़र है हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर, पोटेशियम का दोस्तों उसमें इंपॉर्टेंट रोल है। साथ साथ क्या होता है कि हमारी सेल्स में दोस्तों हज़ारों तरह की रिएक्शंस हो रही होती हैं। तो उन रिएक्शंस की वजह से दोस्तों सेल्स के अंदर बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स, बहुत सारे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, टॉक्सिक पदार्थ बन रहे होते हैं। पोटेशियम दोस्तों हेल्प करता है उन टॉक्सिक पदार्थों को हमारी सेल्स से बाहर निकालने की, ताकि वो फिर टॉक्सिक पदार्थ फाइनली हमारे सिस्टम से बाहर निकल जाएँ। साथ साथ दोस्तों एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपने सोडियम का नाम सुना होगा। सोडियम नाम का जो मिनरल होता है दोस्तों, जो नमक में होता है, सोडियम की वजह से क्या होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अगर सोडियम का अमाउंट ज़्यादा है बॉडी में तो ब्लड प्रेशर उससे बढ़ जाएगा। दोस्तों पोटेशियम क्या करता है कि ये सोडियम के थोड़ा अपोजिट काम करता है ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन में। तो मतलब कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में भी पोटेशियम का रोल है, क्योंकि पोटेशियम का जो फंक्शन होता है वो थोड़ा सोडियम के अपोजिट होता है ब्लड प्रेशर के मैनेजमेंट में। दोस्तों एक एक करके बात करते हैं कि हाइपरकैलेमिया के कारण क्या क्या हो सकते हैं, किन किन रीजंस की वजह से ये डेवलप हो सकता है। तो क्रोनिक किडनी डिसीज़ अपने आप में दोस्तों एक बहुत कॉमन और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉज होता है।
इसका मतलब होता है कि जो हमारे गुर्दे हैं दोस्तों वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। अब वो ठीक से ब्लड को फ़िल्टर करके टॉक्सिक पदार्थों को यूरिन के ज़रिए बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इसकी वजह से दोस्तों क्या होगा कि जो ब्लड में एक्स्ट्रा पोटेशियम है, अब वो किडनीज़ ठीक से फ़िल्टर नहीं कर पा रही हैं, तो वो ब्लड में ही रह जाएगा। तो फिर अगर हम नापेंगे तो ब्लड में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा आएगी। तो क्रोनिक किडनी डिसीज़ दोस्तों अपने आप में एक कॉज़ होता है हाइपरकैलेमिया का। दोस्तों जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, या तो बहुत लंबे टाइम से डायबिटीज़ है, या तो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, या तो इस तरह की डायबिटीज़ है कि उनका अभी ट्रीटमेंट स्टार्ट ही नहीं हुआ है, या उनका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं है। इन सारे पेशेंट्स में दोस्तों चांसेस होते हैं कि जो किडनी है वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रही होगी, तो जिसकी वजह से दोस्तों फिर पोटेशियम के एक्सक्रीशन में, जो बॉडी में एक्स्ट्रा पोटेशियम है ब्लड के अंदर, उसके उत्सर्जन में प्रॉब्लम आ रही होगी और हाइपरकैलेमिया होने के चांसेस दोस्तों बढ़ रहे होंगे। दोस्तों कई किस्म की मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनको लेने की वजह से बॉडी में हाइपरकैलेमिया डेवलप हो सकता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आप जो मेडिसिन ले रहे हैं, कहीं उस मेडिसिन की वजह से तो हाइपरकैलेमिया डेवलप होने के चांस ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। दोस्तों पेन किलर्स होती हैं जो बहुत कॉमनली प्रेस्क्राइब की जाती हैं, NSAID ग्रुप की पेन किलर्स होती हैं दोस्तों। फुल फॉर्म बताऊँ तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इसके एग्जांपल में दोस्तों बहुत कुछ आता है, वैसे तो आइब्यूप्रोफेन हो गई, या डिक्लोफेनाक हो गई, या नेप्रोक्सन हो गई, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों इनको लेने की वजह से भी दोस्तों बॉडी में चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं पोटेशियम के डेवलप होने के, पोटेशियम के इकट्ठा हो जाने के। साथ साथ दोस्तों पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स होते हैं। ये दोस्तों वो दवाएं होती हैं जो यूरिन का अमाउंट ज़्यादा बढ़ाती हैं। तो ये ज़्यादा ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स में दी जाती हैं, बहुत बार हार्ट के पेशेंट्स में बहुत बार दी जाती हैं। इनमें दोस्तों क्या होता है कि लेने की वजह से कई बार पोटेशियम का अमाउंट बॉडी में बढ़ सकता है। दोस्तों कुछ और भी ग्रुप्स होते हैं मेडिसिन के जो हार्ट के पेशेंट्स में दी जाती हैं, या जो हाइपरटेंशन के मतलब हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन होती हैं, या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ग्रुप की मेडिसिन होती हैं दोस्तों, या एस इनहिबिटर ग्रुप की मेडिसिन होती हैं। इन सबको लेने की वजह से भी दोस्तों बॉडी में चांसेस रहते हैं हाइपरकैलेमिया डेवलप होने के। डॉक्टर्स जब भी इन मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स में, तो मन में इस बात का ध्यान रखते हैं कि पेशेंट के अंदर कोई ऐसी कंडीशंस तो नहीं है कि हाइपरकैलेमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ इन मेडिसिन की वजह से। दोस्तों मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग भी इन ग्रुप की मेडिसिन ले रहे हैं उनके अंदर फिर हाइपरकैलेमिया डेवलप हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। चांसेस थोड़े से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो डॉक्टर्स अपने आप ये मैनेजमेंट करते हैं, ये देखते हैं कि किस पेशेंट को इन दवाओं की ज़रूरत है और कितनी डोज में ज़रूरत है, और किस तरह से फिर मॉनिटरिंग करनी है, किस तरह से फॉलोअप करना है, किस तरह से ये हमेशा देख करके चलना है कि पेशेंट के अंदर पोटेशियम का लेवल ज़्यादा ना हो। दोस्तों डिजॉक्सिन नाम की मेडिसिन होती है जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हार्ट वाले पेशेंट्स को दी जाती है, ताकि उनकी पंपिंग पावर बेटर हो सके। उसकी वजह से भी कई बार चांस हो जाते हैं कि पोटेशियम का अमाउंट बढ़ जाएगा। दोस्तों मैनिटॉल होती है जो ब्रेन में जिन पेशेंट्स को स्वेलिंग आ जाती है उन पेशेंट्स को दी जाती है। दोस्तों हेपारिन नाम की मेडिसिन है जो कि खून को पतला रखने के लिए दी जाती है। दोस्तों कई तरह के एंटीबायोटिक्स होते हैं जिनको लेने की वजह से हाइपरकैलेमिया डेवलप हो सकता है। दोस्तों कुछ एक इम्यून सिस्टम को मीडिएट करने की, मतलब इम्यून सिस्टम को गवर्न करने की मेडिसिन होती हैं, जिनकी वजह से भी ये वाला कॉम्प्लिकेशन, हाइपरकैलेमिया वाला कॉम्प्लिकेशन दोस्तों देखा जा सकता है। तो अगर हम ओवरऑल दोस्तों स्पेक्ट्रम देखें तो कई तरह की मेडिसिन होती हैं जो कि हमारे ब्लड के अंदर पोटेशियम के लेवल को दोस्तों ऑल्टर कर सकती हैं, पोटेशियम के लेवल को बढ़ा सकती हैं। दोस्तों कई सारे पेशेंट्स को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि मतलब हार्ट फेलियर का नाम आपने सुना होगा शायद। इस कंडीशन में ये होता है कि हार्ट बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है अंदर से, तो जो हार्ट की पंपिंग पावर है दोस्तों वो कम हो जाती है। हार्ट ठीक से संकुचन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कि ब्लड को ठीक से हार्ट आगे पुश नहीं कर पाता हमारे ऑर्गन्स की तरफ। तो अगर हमारे ऑर्गन्स की सेल्स को ठीक से ब्लड नहीं मिलेगा तो फिर अलग अलग किस्म के कॉम्प्लिकेशंस आ ही जाएंगे दोस्तों। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो भी हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के, उनके अंदर भी चांसेस ज़्यादा होते हैं हाइपरकैलेमिया डेवलप हो जाने के। इसमें कुछ एक फैक्टर्स और भी कंट्रीब्यूट करते हैं कि जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं नॉर्मली उनमें किडनी का फंक्शन भी थोड़ा कम होता है, और जो हार्ट फेलियर के लिए दोस्तों मेडिसिन भी दी जा रही होती हैं, कई बार उनकी वजह से भी पोटेशियम का लेवल बढ़ने के चांस रहते हैं ब्लड में। दोस्तों डिहाइड्रेशन की वजह से देखा जाता है कि बॉडी में पोटेशियम का अमाउंट बढ़ सकता है, ब्लड में पोटेशियम इंक्रीज़ हो सकता है। साथ साथ दोस्तों कई बार अगर कुछ बॉडी में इंजरी लग जाए, कुछ चोट लग जाए बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से भी, या दोस्तों बर्न हो जाए, उसकी वजह से भी देखा जाता है कि ब्लड में दोस्तों पोटेशियम का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, हाइपरकैलेमिया डेवलप हो सकता है। दोस्तों एक कंडीशन होती है जिसका नाम होता है हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म। इस कंडीशन में भी बॉडी में पोटेशियम का अमाउंट ज़्यादा हो सकता है। दोस्तों क्या होता है कि हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं दोस्तों, उनसे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है एल्डोस्टेरोन। ये हार्मोन दोस्तों क्या करता है कि ये सोडियम और पोटेशियम के बैलेंस को इस्टेब्लिश करता है, ताकि जो हमारा ब्लड प्रेशर है दोस्तों वो ठीक ठाक रहे, नॉर्मल रेंज में रहे। तो अगर ये वाला दोस्तों जो हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, अगर इसका अमाउंट कम होगा बॉडी में, उससे भी चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि पोटेशियम का अमाउंट दोस्तों ब्लड में ज़्यादा रहेगा। दोस्तों एक कंडीशन होती है जिसका नाम होता है कॉन्जेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो एल्डोस्टेरोन का लेवल है वो कम होता है, जिसकी वजह से पोटेशियम का अमाउंट ज़्यादा हो सकता है ब्लड में।
दोस्तों कुछ लोगों का पोटेशियम का इंटेक ही बहुत ज़्यादा होता है, मतलब किसी ना किसी वजह से अगर ऐसा हो रहा है कि आपके आहार के ज़रिए ही पोटेशियम बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर आ रहा है, तब भी ऐसा हो सकता है कि किडनीज़ उन्हें ठीक से जो एक्स्ट्रा पोटेशियम है उसे ना निकाल पा रही हों और ब्लड में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो गई हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर पोटेशियम का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जिसकी वजह से हाइपरकैलेमिया डेवलप हो रहा है। दोस्तों एक कंडीशन होती है जिसका नाम होता है एडिसन्स डिसीज़। ये हमारी एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड कंडीशन होती है दोस्तों, और इसमें क्या होता है कि जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स हैं ना, जो किडनी के ऊपर होती हैं, छोटी छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस करती हैं बॉडी में। तो दोस्तों एड्रिनल ग्लैंड के अंदर डैमेज होता है, आप ये समझिए। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एड्रिनल ग्लैंड जो हार्मोन्स निकालती है, फॉर एग्जांपल कॉर्टिसोल हार्मोन जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, और साथ साथ में एल्डोस्टेरोन, ये हार्मोन दोस्तों अब ठीक से ग्लैंड नहीं निकाल पाते, इनका प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पाता। अब अगर एल्डोस्टेरोन दोस्तों कम हो जाएगा बॉडी में, तो उसकी वजह से हमने अभी भी डिस्कस किया था कि पोटेशियम का अमाउंट फिर ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एल्डोस्टेरोन गवर्न करता है सोडियम पोटेशियम के लेवल को। दोस्तों एक कंडीशन होती है जिसका नाम है सूडो हाइपरकैलेमिया। इसका मतलब ये होता है कि हाइपरकैलेमिया एक्चुअली नहीं है, लेकिन एक फॉल्स रीडिंग आ रही है कि पोटेशियम ज़्यादा है। ये रियलिटी में पोटेशियम ज़्यादा नहीं है, बट ये एक फॉल्स रीडिंग है। ये दोस्तों कंडीशन किस किस टाइम पे पैदा हो सकती है? कई बार ऐसा होता है कि किसी पेशेंट के अंदर ल्यूकोसाइटोसिस है, मतलब उसके अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनका अमाउंट ज़्यादा है ब्लड में, या दोस्तों जो प्लेटलेट्स हैं उनका अमाउंट ज़्यादा है ब्लड में। तो इस कंडीशन की वजह से भी फिर ऐसा होता है कि जब सैंपल लिया जाता है, ब्लड निकाला जाता है, तो उस टाइम पे हेमोलिसिस हो जाता है, मतलब उसके अंदर ब्लड टूटना स्टार्ट हो जाता है सैंपल लेने के टाइम पे ही, जिसकी वजह से कि जो रीडिंग आती है उसमें पोटेशियम का अमाउंट ज़्यादा आता है, लेकिन रियलिटी में बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर पोटेशियम का अमाउंट ठीक ठाक है, नॉर्मल रेंज में है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हाइपरकैलेमिया की वजह से किस किस तरह के बॉडी में सिम्टम्स या लक्षण देखे जा सकते हैं। तो हमें दोस्तों ये जानना इंपॉर्टेंट है कि हाइपरकैलेमिया दो तरह का होता है। एक तो एक्यूट हाइपरकैलेमिया होता है, इसका मतलब होता है कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में ही हाइपरकैलेमिया डेवलप हो गया है। दूसरा होता है क्रोनिक हाइपरकैलेमिया, इसका मतलब होता है कि दोस्तों लॉन्ग टर्म प्रोसेस हुई है डेवलप होने की। जो एक्यूट हाइपरकैलेमिया होता है दोस्तों, जो बहुत जल्दी डेवलप हुआ होता है, उसमें कई बार सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कई बार वो बहुत ज़्यादा सीरियस रूप भी ले सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि क्रोनिक हाइपरकैलेमिया सीरियस नहीं होता, सीरियस दोनों ही होते हैं। लेकिन जो एक्यूट हाइपरकैलेमिया है, जो बिल्कुल अभी किसी कारण से डेवलप हुआ है, मतलब सपोज पेशेंट कल तक या सुबह तक ठीक था और अभी इस टाइम पे पोटेशियम बॉडी में बहुत ज़्यादा है, तो उसमें थोड़ा सा डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली मैनेज करने की ज़रूरत होती है। दोस्तों अगर हम सिम्टम्स की, लक्षणों की बात करें हाइपरकैलेमिया में, तो क्या क्या हो सकता है? दोस्तों लक्षणों की एक पूरी रेंज होती है, मैं आपको बताता हूँ। कई सारे पेशेंट्स को इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा वीकनेस हो सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास हो सकता है, बहुत ज़्यादा थकान लग सकती है। साथ साथ दोस्तों पेशेंट्स को नौजिया लग सकता है। नौजिया का मतलब होता है जी मिचलाना, या ऐसा लगना कि हमें वॉमिटिंग आ जाएगी। कई सारे पेशेंट्स को वॉमिटिंग एक्चुअली आ भी जाती है इसमें। साथ साथ दोस्तों जो हमारी मसल्स हैं, मांसपेशियाँ हैं, उनमें वीकनेस भी लग सकती है, उनमें बहुत ज़्यादा पेन भी हो सकता है, उनमें क्रैम्प्स भी आ सकते हैं। बल्कि अगर दोस्तों हाइपरकैलेमिया बहुत ज़्यादा सीवियर है तो मसल्स का पैरालिसिस भी देखा जा सकता है। साथ साथ दोस्तों पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है, चेस्ट में पेन हो सकता है दोस्तों, पैल्पिटेशंस हो सकते हैं, मतलब कि जो हार्ट है उसकी रिदम ख़राब हो सकती है, या हमें हार्ट की जो धड़कनें हैं हमारी वो खुद ही महसूस हो सकती हैं, बहुत अनकम्फर्टेबल फीलिंग होती है वो, जब पैल्पिटेशंस कहते हैं। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं हाइपरकैलेमिया के पेशेंट्स में। दोस्तों ब्रीदिंग में भी डिफ़िकल्टी हो सकती है। ऐसा भी नहीं है कि जो भी हाइपरकैलेमिया के पेशेंट्स हैं उनमें कोई ना कोई सिम्पटम आएगा, ऐसा कुछ मैंडेटरी है, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। कई सारे पेशेंट्स जिनमें हाइपरकैलेमिया होता भी है, उनके अंदर कोई सिम्पटम नहीं होता उस टाइम पे, सिर्फ ये ब्लड टेस्ट से पता लगता है कि इनके अंदर पोटेशियम बढ़ा हुआ है। मैनेजमेंट तो दोस्तों करना ही होता है, क्योंकि जो बढ़ा हुआ पोटेशियम है वो बॉडी के लिए हार्मफुल होता ही है, उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस हो ही सकते हैं। तो सिम्टम्स आने का वेट बिल्कुल नहीं किया जाता। अगर हाइपरकैलेमिया है दोस्तों तो फिर उसके मैनेजमेंट पे तुरंत ध्यान दिया जाता है। दोस्तों डायग्नोसिस की बात करें तो इसकी डायग्नोसिस तो ब्लड टेस्ट से ही होती है, कि ब्लड का जब सैंपल लेंगे देखेंगे पोटेशियम कितना है, और वो रेंज से ज़्यादा आएगा, मतलब उसकी वैल्यू 5 से ज़्यादा आएगी, तो फिर हाइपरकैलेमिया है इसका मतलब। इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है कि डॉक्टर्स ये असेस करते हैं ठीक से कि पेशेंट का हार्ट किस तरह से काम कर रहा है, पेशेंट की किडनीज़ किस तरह से काम कर रही हैं, पेशेंट के अंदर जो हाइड्रेशन लेवल है, मतलब पेशेंट के अंदर जो वाटर बैलेंस है वो ठीक ठाक है कि नहीं है। साथ साथ पेशेंट्स की मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है कि पेशेंट कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं ले रहे थे जिनकी वजह से हाइपरकैलेमिया डेवलप होने के चांसेस बढ़ गए हों। ओवरऑल दोस्तों इसमें ईसीजी करके भी देखते हैं कि हार्ट की जो रिदम है वो किस तरह से है, रिदम हार्ट की ख़राब तो नहीं हो गई है, क्योंकि हाइपरकैलेमिया में पर्टिकुलर रिदम ख़राब होने के अलावा भी ईसीजी में चेंजेस आ सकते हैं, आते हैं, तो जिसकी वजह से फिर ये डायग्नोसिस बनती है कि हाइपरकैलेमिया है, जिसकी वजह से ईसीजी में पर्टिकुलर चेंजेस आ रहे हैं। डॉक्टर्स उस चीज़ को भी देखते हैं। हमें दोस्तों जानना ज़रूरी है कि हाइपरकैलेमिया अगर सीवियर है तो उसकी वजह से हार्ट में सीधे सीधे इफेक्ट आते हैं और लाइफ थ्रेटनिंग दोस्तों हो सकती है वो कंडीशन। तो हमें बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेनी है हाइपरकैलेमिया वाली कंडीशन, इसका इलाज इमरजेंसी में किया जाना चाहिए। दोस्तों हाइपरकैलेमिया के ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें ये समझ लेना कि अगर ईसीजी में चेंजेस आ गए हैं, या अगर पोटेशियम का अमाउंट 6.5 से ज़्यादा हो गया है,
तो दोस्तों ये वाली दोनों कंडीशंस ये बहुत ज़्यादा अर्जेंट समझी जाती हैं ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए, तो इसमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट कर देना होता है, वरना लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है ये। दोस्तों हाइपरकैलेमिया के ट्रीटमेंट के बारे में अगर बात करें तो ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग किस्म की दवाएं दी जाती हैं जिनके अलग अलग किस्म के रोल होते हैं। कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि पोटेशियम को ब्लड से वापस सेल के अंदर भेजती हैं, कुछ होती हैं जो कि ब्लड से एक्सक्रीट करने में, मतलब यूरिन के रास्ते बाहर करने में हेल्प करती हैं, कुछ होती हैं जो हमारे हार्ट की जो मसल्स की सेल्स हैं उनको स्टेबल रखने में हेल्प करती हैं, ताकि जो बढ़ा हुआ पोटेशियम है वो हमारे हार्ट की मसल्स की सेल को अनस्टेबल ना कर पाए, जिससे कि हमारे हार्ट के अंदर रिदम ख़राब ना हो और लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हार्ट वाले पैदा ना हो। दोस्तों कैल्शियम ग्लूकोनेट वो एक मेडिसिन होती है। दोस्तों कैल्शियम ग्लूकोनेट का काम ये होता है कि जो भी हमारे हार्ट की मसल्स के अंदर की सेल्स हैं वो पोटेशियम की ज़्यादा लेवल होने की वजह से अफेक्ट ना हो, ताकि हार्ट के रिदम वगैरह ख़राब ना हो। दोस्तों तो जब भी कभी ईसीजी में चेंजेस आ गए हैं या पोटेशियम का लेवल बहुत ज़्यादा है, 6.5 या उससे ज़्यादा है, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट इसमें दोस्तों फटाफट से दिया जाता है। आईसीयू में ही दिया जाता है, क्योंकि इसमें कार्डियक मॉनिटर में देखा जाता है कि कुछ ख़राब चेंजेस तो नहीं आ रहे ईसीजी के अंदर फर्दर। इंट्रावेनस दिया जाता है दोस्तों, नॉर्मली 10 ml दिया जाता है, विदिन 10 मिनट्स दिया जाता है, और स्लोली पुश करते हैं इसको, देखते रहते हैं कार्डियक मॉनिटर में कि हार्ट की एक्टिविटी कैसी चल रही है। उसके बाद जब ये फिनिश हो जाता है तो फिर से एक बार पोटेशियम का लेवल नाप करके देखा जाता है। ज़रूरत होती है दोस्तों तो बाद में फिर एक ड्यूरेशन के बाद रिपीट करते हैं। मैं आपको शॉर्ट में ये बताना चाहता हूँ, सिंपल ये बताना चाहता हूँ कि कैल्शियम ग्लूकोनेट का काम होता है कि जो एक्स्ट्रा पोटेशियम आपकी बॉडी में आ गया है, आपके ब्लड में आ गया है, वो आपके हार्ट को कुछ अफेक्ट ना कर पाए, आपके हार्ट को नुकसान ना पहुँचा पाए। दोस्तों जो ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा पोटेशियम आ गया है उस पोटेशियम को ब्लड से उठा करके सेल्स के अंदर वापस भेजने के लिए भी मेडिसिन होती है, और इसका यूज़ किया जाता है ताकि हाइपरकैलेमिया वाली कंडीशन से छुटकारा पाया जा सके। दोस्तों तो इंसुलिन प्लस ग्लूकोज ये कॉम्बिनेशन होता है जो बहुत इफेक्टिव होता है और जो दिया जाता है। इंसुलिन प्लस ग्लूकोज देने से क्या होता है कि हमारी सेल्स की जो मेम्ब्रेन है उसमें एक एंजाइम होता है जिसे हम NAK-ATPase कहते हैं। NAK-ATPase एंजाइम या सोडियम पोटेशियम ATPase एंजाइम की दोस्तों एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है ये इंसुलिन प्लस ग्लूकोज देने से, और इससे क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा पोटेशियम है ब्लड में वो ब्लड से हट करके सेल्स के अंदर पहुंच जाएगा, जिससे कि हमारी हाइपरकैलेमिया वाली कंडीशन दोस्तों बेटर हो जाएगी, पोटेशियम का लेवल नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। तो ये चीज़ भी दोस्तों दी जाती है, इंट्रावेनस ही दी जाती है, और इसमें भी दोस्तों मॉनिटरिंग करके देखते हैं कि शुगर कहीं कम तो नहीं हो गई है, क्योंकि इंसुलिन साथ में दिया जा रहा है। कई बार जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं दोस्तों उनमें सिर्फ इंसुलिन भी दिया जाता है, या जो शुगर दी जा रही है उसका अमाउंट कुछ कम करके दिया जाता है, क्योंकि उनके अंदर पहले से ही ब्लड में शुगर का अमाउंट ज़्यादा होता है नॉर्मली। दोस्तों एक और ग्रुप होता है जिसका नाम होता है बीटा एगोनिस्ट। ये वाला ग्रुप भी काम ऐसे ही करता है जैसे कि मैंने अभी इसके पहले इंसुलिन प्लस ग्लूकोज वाली बात करी कि बीटा एगोनिस्ट वाला ग्रुप दोस्तों कैसे काम करेगा कि जो भी हमारी सेल्स हैं, सेल्स की मेम्ब्रेन होती हैं, जो झिल्लियाँ होती हैं, उनके अंदर NAK-ATPase नाम का एंजाइम होता है। NAK का मतलब हो गया सोडियम पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम ATPase एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो ये वाली दवाएं बढ़ा देंगी। एक्टिविटी बढ़ने से क्या होगा कि ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा पोटेशियम है वो ब्लड से हट करके सेल्स के अंदर आ रहा है इनके ज़रिए। तो दोस्तों इससे क्या हो रहा है कि फिर जो ब्लड में बढ़ा हुआ अमाउंट था पोटेशियम का वो रेगुलेट हो रहा है, वो नॉर्मल रेंज में आ रहा है। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं बीटा एगोनिस्ट के दोस्तों, तो एल्ब्यूटारॉल है या सैल्ब्यूटामॉल है। नॉर्मली ये वाली दवाएं दोस्तों अस्थमा के पेशेंट्स को दी जाती हैं, बट इनका रोल यहाँ पर भी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। नॉर्मली ये नेबुलाइजर के जरिए दी जाती हैं दोस्तों। जो इनकी डोज दी जाती है वो अस्थमा के पेशेंट्स में जो डोज दी जाती है उससे ज़्यादा डोज दी जाती है। दोस्तों कई बार हाइपरकैलेमिया के ट्रीटमेंट में ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो बढ़ा हुआ पोटेशियम है ब्लड से वो यूरिन के रास्ते जो है शरीर के बाहर निकाल दिया जाए। तो इसके लिए कई बार दोस्तों डायूरेटिक्स दिए जाते हैं। डायूरेटिक्स दोस्तों वो ग्रुप ऑफ मेडिसिन होता है जो कि यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ाता है, तो दिए जाते हैं पेशेंट्स में। फॉर एग्जांपल लूप डायूरेटिक्स दिए जाते हैं दोस्तों, कई बार साथ में सलाइन भी दिया जाता है। इनका काम यही होता है कि फिर ये किडनी को थोड़ा सा ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि फ़िल्टर करे वो एक्स्ट्रा पोटेशियम को और यूरिन के रास्ते बाहर निकाले। दोस्तों कई बार किसी किसी केस में ओरल मेडिसिन दी जाती हैं। वो ओरल मेडिसिन क्या करती हैं कि एक तरह से रेजिन्स होती हैं वो, कि जो एक्स्ट्रा पोटेशियम को बाइंड कर लेती हैं, शरीर से बाहर कर लेती हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम पॉलीस्टीरीन सल्फोनेट SPS, ये क्या करती है कि हमारी बड़ी आंत में, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में सोडियम और पोटेशियम को आपस में एक्सचेंज कर देती है, जिससे कि जो एक्स्ट्रा पोटेशियम है दोस्तों वो शरीर से बाहर निकलने में हेल्प मिलती है। दोस्तों मैं आपको हीमोडायलिसिस के बारे में बताता हूँ कि किस तरह से हीमोडायलिसिस किन पेशेंट्स के लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है हाइपरकैलेमिया में। तो दोस्तों जो हाइपरकैलेमिया के पेशेंट्स ऐसे हैं कि उन्हें हम कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं लेकिन उनका पोटेशियम ठीक से कंट्रोल में नहीं आ पा रहा, रेंज में नहीं आ पा रहा, और दोस्तों ये वाले पेशेंट्स हैं इनके अंदर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पैदा हो सकती है, तो हीमोडायलिसिस दोस्तों इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि हीमोडायलिसिस करने से फिर पोटेशियम का लेवल पक्का नॉर्मल रेंज में आता है। तो दोस्तों डॉक्टर्स ये हमेशा असेस करते हैं कि अगर किसी पेशेंट्स की किडनीज ठीक से काम नहीं कर रही हैं और पोटेशियम का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है तो फिर हीमोडायलिसिस करने की नौबत आती है। देखा जाता है कई बार कि हीमोडायलिसिस करने के बाद एक रिबाउंड थोड़ा सा इंक्रीज़ फिर से होता है पोटेशियम, लेकिन वही बात है कि क्लोज मॉनिटरिंग करनी होती है इसमें, पोटेशियम कई बार चेक करके बीच में देखना पड़ सकता है। बट हीमोडायलिसिस करने से फिर जो पोटेशियम का लेवल है दोस्तों वो नॉर्मल रेंज में आने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, स्पेशली उन पेशेंट्स में जिनमें बाकी कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है। दोस्तों हमें ये चीज़ मन में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वो वाला हाइपरकैलेमिया होता है ना, जो एक्यूट होता है, मतलब कि जो अभी अभी डेवलप हुआ है, बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से डेवलप हो गया है,
कुछ टाइम पहले सब ठीक था और अभी पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिमार्केबली हाई है। इन पेशेंट्स में दोस्तों बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स होने के। तो इनमें देखा गया है कि हीमोडायलिसिस कई बार करने की नौबत पड़ जाती है अगर बाकी ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा, और हीमोडायलिसिस से दोस्तों इसमें अच्छा इफेक्ट आता है। तो दोस्तों ऐसे पेशेंट्स को सलाह क्या दी जाती है जो भी हाइपरकैलेमिया के पेशेंट्स होते हैं? एक बार इनका इलाज कर दिया जाता है, सपोज़ इनका पोटेशियम नॉर्मल रेंज में आ गया, तो अब दोस्तों जिस वजह से इनका पोटेशियम बढ़ा था, अगर उस वजह को हम पूरी तरह से हटा सकते हैं तो फिर पेशेंट को सलाह दी जाती है कि उस वजह को पूरी तरह से हटा दिया जाए। फॉर एग्जांपल बहुत बार होता है कि कोई मेडिसिन ले रहे थे जिस मेडिसिन की वजह से पोटेशियम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो देखा जाता है कि हम उस मेडिसिन को सब्सटीट्यूट करके कोई ऐसी मेडिसिन दे सकते हैं जिसका कोई पोटेशियम पे फ़र्क ना पड़े इस तरह का, और पेशेंट का काम भी चलता रहे, पेशेंट की बीमारी ठीक भी होती रहे। साथ साथ दोस्तों अगर कई बार पेशेंट्स होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पोटेशियम वाली चीज़ें खाते पीते रहते हैं और उनकी किडनीज ठीक से काम नहीं कर रही होती हैं, तो फिर ये भी बोला जाता है कि आप अपने खाने पीने में पोटेशियम की मात्रा को संतुलित करिए, लिमिटेड करिए, बहुत ज़्यादा एक्सेस में पोटेशियम मत लीजिए। दोस्तों आपको ये भी जान लेना चाहिए कि पोटेशियम की जो मात्रा है खाने पीने में वो किस किस चीज़ में जो है वो ठीक ठाक होती है। तो दोस्तों जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनमें पोटेशियम की मात्रा ठीक ठाक होती है। दोस्तों जो पोटैटो आलू होता है विद स्किन, उसमें अच्छी मात्रा होती है। शकरकंद में अच्छी मात्रा होती है। दोस्तों जो दालें होती हैं, जो बीन्स होती हैं, राजमा वगैरह, इनमें भी दोस्तों पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है। जो भी फल फ्रूट होते हैं दोस्तों, जो हरी सब्जियां होती हैं, इनमें पोटेशियम की दोस्तों मात्रा अच्छी होती है। साथ साथ दोस्तों जो कोकोनट वाटर होता है या जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो दोस्तों जैसे दही वगैरह हो गया, चिकन वगैरह हो गया, फ़िश हो गई या सी फूड हो गया, ब्रोकोली वगैरह हो गए दोस्तों, इस एवोकाडो हो गया दोस्तों, या केले हो गए, बनानास हो गए, इन सभी चीज़ों में देखा जाता है कि जो पोटेशियम की मात्रा है वो ठीक ठाक होती है। तो जो भी किडनी के पेशेंट्स हैं उन्हें ज़रूरी है कि वो एक बार अपने न्यूट्रिशनिस्ट से मिल करके अपने डाइट चार्ट बनवा लें ठीक से, या अपने जो डॉक्टर हैं उनके नेफ्रोलॉजिस्ट उनसे बात करके एक बार ठीक से डाइट चार्ट बनवा लें, ताकि ये पता रहे कि वो दिन में कितना पोटेशियम ले सकते हैं। क्योंकि उनकी किडनीज़ ठीक से काम नहीं कर रही हैं, इसकी वजह से क्या होगा, अगर वो ज़्यादा पोटेशियम लेंगे कि उनकी जो किडनीज़ हैं वो ज़्यादा एक्स्ट्रा पोटेशियम को शरीर से बाहर नहीं निकाल पाएंगी यूरिन के रास्ते, वो पोटेशियम उनकी ब्लड में रह जाएगा, जिसकी वजह से कि वो पोटेशियम फिर बॉडी में नुकसान पैदा कर सकता है, हार्ट वार्ट को इफेक्ट कर सकता है। दोस्तों मैं लास्ट में यही बोलूँगा कि जो भी पेशेंट्स डायबिटीज़ के हैं या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, या दोस्तों जिनकी किडनीज़ में प्रॉब्लम है, किडनीज़ ठीक से काम नहीं कर रही हैं दोस्तों, या जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, जो भी पेशेंट किसी भी तरह के पेन के लिए बहुत बार पेन किलर्स लेनी पड़ जाती हैं उन्हें, ये सारे के सारे पेशेंट्स दोस्तों बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें इस बात की कि उनकी ब्लड में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा ना हो जाए, हाइपरकैलेमिया डेवलप ना हो जाए। और अगर कभी कुछ हल्का फुल्का भी ऐसा लगता है, सपोज़ कोई रूटीन ब्लड टेस्ट कराया हो जिसमें कि ऐसी चीज़ आ गई है, तो अपने डॉक्टर से आपको दोस्तों तुरंत कंसल्टेशन लेना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ये कंडीशन दोस्तों बहुत जल्दी इंक्रीज़ कर जाती है और एक गलत लेवल तक पहुँच जाती है।